थैंक यू। ओके चलिए आ जाइए। हेट्रोसिस पढ़ाया था आखिरी में, है ना? उसी से रिलेटेड एक शब्द है, थोड़ा फोकस करना। हाँ, बाद में लोग उलझ जाते हैं उसमें, तो जल्दी आ जाओ। जो लोग बैठ चुके हैं सुनना स्टार्ट करें, और जो बैठते जा रहे हैं वो भी सुनते हुए बैठे। सुनिए क्या बता रहा हूं। ए, ऐसे नहीं लग रहे हैं। कुछ लिख लो, इसके बाद बोलूंगा। ठीक है, सबको ग्रुप में। ओके ठीक है, चलो देखो। हेट्रोसिस या हाइब्रिड वीगर जो था, हमने बोला था कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हम बनाते हैं वो अपने दोनों पेरेंट से सुपीरियर होता है। कुछ इस तरह से बनाया था, इधर देखना। इस एक प्लांट की प्रोडक्टिविटी हाई थी, प्रोडक्टिविटी हाई थी और डिजीज रेजिस्टेंस कम था, और दूसरे की प्रोडक्टिविटी कम थी। बिल्कुल ध्यान अब इधर, प्रोडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो जो F1 जो हाइब्रिड हमने बनाया था वो क्या आया था? कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा थी और रेजिस्टेंस भी ज्यादा था। ये हाइब्रिड हमने कैसे बनाया? क्रॉस पॉलिनेशन से। किससे बनाया था? क्रॉस पॉलिनेशन से। इसका पॉलन ग्रेन इसमें डाला। भाई बात करने वालों, इधर ध्यान दे लो, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, यहाँ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका पॉलन ग्रेन इसमें डाला, मतलब क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड जो बन गया वो सुपीरियर है अपने दोनों पेरेंट से। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये कैसा क्रॉप है? क्रॉस पॉलिनेशन करने वाला। हाइब्रिड बना लिया, चलो इसमें करा दूं सेल्फ पॉलिनेशन। कैसा क्रॉप है ये? क्रॉस पॉलिनेशन करने वाला। लेकिन ये जो मैंने बनाया इसमें चलो कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसका क्रॉस इसी से, तो इसका क्रॉस मैं इसी से करा रहा हूं। मतलब मैं क्या करा रहा हूं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो दूसरा शब्द यूज होता है वो है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग। क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं आउटब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं इनब्रीडिंग। अच्छा, वैसे तो जेनेटिक्स आपने पढ़ी है, अगर पता हो तो 16 का बॉक्स बनता है। अभी ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, अभी सिर्फ तुक्के पर बात करेंगे कि कुछ भाई इधर, जब मैं बोलना शुरू कर दिया करूं बिल्कुल ना बोले। क्रॉस यहां पर सिर्फ तुक्के पे बात करेंगे। कुछ ऑफस्प्रिंग जो यहां बनेंगे उनमें से कुछ को लिख रहे हैं। देखो, कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे आएंगे जिनमें दोनों पेरेंट से कैपिटल P आ जाएगा और दोनों पेरेंट से कैपिटल R आ जाएगा। कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग आएंगे। कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग आएंगे दोनों पेरेंट से कैपिटल P आ गया और दोनों पेरेंट से स्मॉल r आ गया। सही। कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे आएंगे जिसमें दोनों पेरेंट से स्मॉल p आ गया और दोनों पेरेंट से कैपिटल R आ गया। कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग आएंगे जिसमें दोनों पेरेंट से स्मॉल p आ गया और दोनों पेरेंट से स्मॉल r आ गया। तो इन सभी पौधों में देखो डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस हो गया। यहां हाई रेजिस्टेंस का लॉस हो गया, यहां पर हाई प्रोडक्टिविटी का लॉस हो गया, यहां हाई प्रोडक्टिविटी हाई रेजिस्टेंस दोनों का लॉस हो गया। इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसे नहीं बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये तो अच्छा पौधा है, कैपिटल P कैपिटल R। अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन अगर करता रहे तो इसके आने वाली सभी जनरेशन ऐसे ही चलती रहेंगी, हाई प्रोडक्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस वाली।
तो इसे नहीं कह रहे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने जिसको मार्क किया सिर्फ उनको बोल रहा हूं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब बोल रहा हूं? जब डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस हुआ, जब डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस हुआ। क्यों चाहता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा डोज के लिए कुछ हो, है ना? सुनो जरा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस होना, इसी को मैं कह रहा हूं हाइब्रिड वीगर का लॉस होना। डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस होना मतलब हाइब्रिड वीगर का लॉस होना। कैसे हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन से। किसमें कराया मैंने सेल्फ पॉलिनेशन? ऐसे पौधे में जो क्रॉस पॉलिनेशन करता था। अरे क्रॉस पॉलिनेशन से ही तो हाइब्रिड बना था। तो ये पौधा नॉर्मली क्या करता था? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन मैंने करा दिया सेल्फ पॉलिनेशन, तो कुछ पौधे ऐसे आए जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस हो गया। तो इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? तो हम बोलेंगे हाइब्रिड वीगर कैन बी लॉस्ट, हाइब्रिड वीगर कैन बी लॉस्ट बाय सेल्फ पॉलिनेशन, बाय सेल्फ पॉलिनेशन और इनब्रीडिंग। किसमें कराया? इन क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप, इन क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप। तो क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप में जब हम कराते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, तो डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस हो जाता है। इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आज घर जाते समय बोलते हुए जाइएगा, क्योंकि आगे चलकर यह दिक्कत करता है। पूछा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें होगा, तो लोगों को क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप नहीं याद रहता, लोगों को सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन याद रह जाता है। तो याद रख, बोलते हुए जाना है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखता है क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप में, जब हम उसमें करा दें सेल्फ पॉलिनेशन। पूरा बोलना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होगा, किसमें होगा? क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप में, जब हम उसमें करा दें सेल्फ पॉलिनेशन। सही है? तो ये वाला पॉइंट लिख लें, ये कल टाइम नहीं था तो नहीं बताया था मैंने, ये कंप्लीट करें। फिर एक तगड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं एनसीईआरटी से, पहली बार एनसीईआरटी टच करने जा रहा हूं इस चैप्टर की। अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस से रिलेटेड, ये कंप्लीट कर लो। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यहां से शुरुआत करेंगे। क्या कर दिया? ए बाकी लोग चुप रहे। अच्छा, क्या चीज? और अब कहाँ है वो कार्ड? कहाँ गया? टूटा फूटा जो भी है। हो गया ठीक है, उसको वो सही कर लो। हो गया, उसे टेप से लगा लो। दिखाओ। हो गया ठीक है, देखो टेप लगा लो उसको, बस हो गया। लेकिन अब अगली बार ध्यान रखो ऐसी चीजों को इधर उधर ना रखे, है ना? अच्छा, और क्या तू पहले वहां बैठा था? फिर वहां से वहां, रुको शांत रहो भाई। अच्छा, हाँ, देखो भाई साथियों का ख्याल रखे। आप सब देखो साल भर साथ में रहना है तो मस्त रहो ना, है ना? ये स्ट्रेस क्रिएट ना करे कि फालतू का कुछ भी कर रहे हैं, है ना? चीजों को ध्यान रखें, अगली बार ध्यान दें, है ना? किसी का भी हो, पूछ लेते, नाम पूछ लेते भाई कि इस नाम का कार्ड है, नाम भी तो लिखा होगा। ठीक है, अगली बार ध्यान देंगे। ठीक है भाई, समझदारी का परिचय दें, ऐसे छोटे छोटे बच्चों जैसे काम ना करें। हाँ, अरे हेट्रोजाइगस होना इज हेट्रोजाइगोसिटी, जो हाइब्रिड था वो हेट्रोजाइगस ही तो था, दैट इज। ठीक है, हाँ। नहीं बच्चे, मैं तो इसका क्रॉस इसी से करा रहा हूं, है ना? सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ, क्या? उसमें कोई इच्छा नहीं, वो अलग चीज हो गया, वो जेनेटिक्स से रिलेटेड नहीं है।
लेकिन जीन तो वही रहेंगी, वो आपके जीन्स के बिना ही लोग बोल देते हैं सेम डीएनए चला रहा है। अब याद रखना, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जब भी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप पे, क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप पे। और जब क्या, जब करा दे सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चे ये सब कुछ मैं खुद करा रहा हूं, तो मुझे जो जरूरत है वही करा रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो कुछ पौधों में डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस हो रहा है ना, इसी को हमने नाम दे दिया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाँ, तो क्रॉस पॉलिनेशन अगर मुझे कराना है तो मैं डिजायर्ड पौधे से कराऊंगा ना, मैं ऐसे से कराऊंगा जो पहले से कैपिटल पीपी कैपिटल आर आर हो। ये सब कुछ हम कर रहे हैं तो अपने हिसाब से होगा वो, है ना? ठीक है, अब चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस जो लोग लिख चुके हैं, एनसीईआरटी का पेज 76 निकाल लें और पेज खुला रहने दें, और बस हो गया। सबसे पहले समझेंगे, मैं 76 का लास्ट पैरा और 77 का फर्स्ट पैरा ये समझाने वाला हूं। बहुत बढ़िया लेवल की बात कही गई है, तो इसको समझना है। ये होते ही मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात स्टार्ट हो जाएगी, मेंडलिज्म की बात करने लगेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी में एक्चुअली इस चैप्टर में ना चीजों को शुरुआत वाला हिस्सा बस बिखेर के लिखा है। मतलब जैसे मैं सीधा 76 पेज में पहुंच गया, थोड़ी देर में 80 और 81 पहुंच जाऊंगा, अंत आते आते बोलूंगा चलो पेज 70 देखते हैं। तो ये बिखेरा हुआ है सब, उसको हमें समेटना है और आगे चलकर फिर कंटिन्यूटी में। लेकिन शुरुआत का कुछ हिस्सा ऐसा है, तो ठीक है, ध्यान देते रहना, चीजों को समझते रहना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, बहुत अलर्ट होकर भरपूर दिमाग जितना है सब यूज करिएगा, ठीक है? और अब अच्छे समझे सभी। वीगर मतलब स्ट्रेंथ, हाइब्रिड का स्ट्रेंथ, ठीक है? चलिए देखो, दो क्रोमोसोम बना रहा हूं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर क्रोमोसोम 4 बना रहा हूं, क्रोमोसोम नंबर 4 बना रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 4 है पहली कॉपी, ये क्रोमोसोम नंबर 4 की है दूसरी कॉपी। मतलब क्रोमोसोम 4 एंड 4, मतलब ये क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। अरे क्रोमोसोम होता क्या है? डीएनए ही तो पैक होकर क्रोमोसोम बनता है। तो ये क्रोमोसोम क्या है? सिर्फ डीएनए ही तो है, डीएनए को फोल्ड करके क्या बनाया जाता है? क्रोमोसोम, ठीक है? सुनिए, यहां पर मान लो कैपिटल टी एलील है, यहां पर भी कैपिटल टी एलील है, सेम लोकस पर है, ओके। देखिए, नेचर में जब भी कोई नया एलील डेवलप होता है, पहले डोमिनेंट एलील आता है। नेचर में पहले डोमिनेंट एलील आता है, बाद में उसमें म्यूटेशन होने से रेसेसिव एलील बनता है। तो पहले कौन आता है? डोमिनेंट एलील। इसीलिए डोमिनेंट एलील को, इसीलिए डोमिनेंट एलील को हम कहते हैं वाइल्ड एलील या ओरिजिनल एलील, क्योंकि शुरुआत से वही है, इसलिए ओरिजिनल, या अनमॉडिफाइड एलील। भाई जैसा शुरुआत में था वैसा ही चला आ रहा है, तो अनमॉडिफाइड। डिफाइन कैसे करूं इसको? मैं इसको डिफाइन करूंगा मैं, एलील प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो एलील शुरुआत से है उसी को वाइल्ड एलील, ओरिजिनल एलील या अनमॉडिफाइड एलील बोले। अरे डोमिनेंट एलील के ही ये नाम है। अब बताया ये कैरेक्टर कैसे दिखाता है, अब वो देखो। अरे भाई डीएनए ही तो है, तो आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन के नाम पर ये बना रहा है नॉर्मल एंजाइम। क्या बना रहा है? नॉर्मल एंजाइम। ये नॉर्मल एंजाइम क्या करता है? ये सबस्ट्रेट एस को, मान लो सबस्ट्रेट एस, उसे प्रोडक्ट पी में बदल देता है। अब ये जो प्रोडक्ट पी बना, इसके कारण ओरिजिनल फिनोटाइप या डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर होता है। ओरिजिनल या, भाई शुरुआत से जो फिनोटाइप आ रहा है वही ओरिजिनल है, वही डोमिनेंट फिनोटाइप है। डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर हो रहा है।
एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि टॉल आ गया फिनोटाइप। तो डोमिनेंट एलील कैसे काम करता है वो ये रहा। डोमिनेंट एलील आरएनए बनाएगा, वो एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम से रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट के कारण डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहा है टॉल। तो नेचर में जो पहला एलील आया वो डोमिनेंट एलील था, इसीलिए उसे अनमॉडिफाइड एलील बोला। सर अनमॉडिफाइड एलील को डोमिनेंट एलील क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो डोमिनेंट फिनोटाइप दिला रहा है, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं? डोमिनेंट एलील। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब यहां भी कैपिटल टी ही है, लेकिन वक्त के साथ म्यूटेशन हुआ इसमें, वक्त के साथ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से अब नया एलील बन गया। तो यहां पर वक्त के साथ हुआ म्यूटेशन। अब जब म्यूटेशन हो गया तो जो नया एलील बना उसको हम कहेंगे अब म्यूटेंट एलील या मॉडिफाइड एलील। म्यूटेंट एलील या मॉडिफाइड एलील। अब ये जो नॉर्मल एलील क्या करते वो तो देख लिया, लेकिन अब ये जो नया एलील बना ये क्या क्या कर सकता है? 3 चीजें कर सकता है। तो चलो देखते हैं। केस नंबर 1, फर्स्ट केस, ये मॉडिफाइड एलील आरएनए बनाएगा। हो सकता है मॉडिफाइड एलील क्या बनाए? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, और ट्रांसलेशन से बनाए नॉर्मल एंजाइम। मतलब म्यूटेशन हो गया है फिर भी नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। सेम सेंस म्यूटेशन, डीएनए में बदलाव हो गया, एमआरएनए में बदलाव हो गया, कोडॉन बदल गया, कोडॉन बदल गया लेकिन सेम एमिनो एसिड कोड हो रहा है। तो जब सेम एमिनो एसिड कोड हो रहा है तो प्रोटीन तो वही बनेगी। समझ रहे हो? ये सेम सेंस म्यूटेशन की बात हो रही। अच्छा, अगर नॉर्मल एंजाइम ही बन रहा है फिर तो सब कुछ वही होगा। नॉर्मल एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट एस को प्रोडक्ट पी में बदल देगा, और अगर प्रोडक्ट पी बन रहा है तो फिर से ओरिजिनल या डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर होगा। डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर होगा, मतलब टॉल आ जाएगा पौधा। ऐसे केस में बोलूं एलील भले ही मॉडिफाई हो गया है, बट दिस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। मॉडिफाई हो गया एलील बट इट इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, क्योंकि ये मॉडिफाई होने के बाद भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल पा रहा है, और फिनोटाइप भी वही दे रहा है जो वो दे रहा था। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉडिफाइड एलील है वो आरएनए बनाए, आरएनए से ट्रांसलेशन से बने लेस एफिशिएंट एंजाइम। अब क्या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है तो क्या रिएक्शन हो पाएगा? होगा। नॉन फंक्शनल एंजाइम नहीं है, लेस एफिशिएंट है। अब लेस एफिशिएंट है तो धीरे धीरे काम करेगा, रिएक्शन धीरे धीरे चलाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो बनेगा ना। और अगर प्रोडक्ट धीरे बने या तेज बने कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट बना या नहीं बना फिर तो फिनोटाइप वही आएगा। तो इन दोनों केस में मॉडिफाइड एलील इन दोनों केस में कहलाएगा इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। क्यों? क्योंकि दोनों केस में प्रोडक्ट बन पा रहा है और फिनोटाइप वही जो पिछला आ रहा था वही आ रहा है। समझ गए? और एनसीईआरटी कहती है सच इक्विवेलेंट एलील आर वेरी कॉमन। मतलब ऐसा मॉडिफाई होकर एलील बनता रहता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फिनोटाइप पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना। समझ गए मेरी बात? ओके। अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि मॉडिफाइड एलील म्यूटेशन से नया एलील बना, वो आरएनए बना रहा है, और आरएनए से ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बन रहा है, जो एंजाइम बन रही है, वो नॉन फंक्शनल बन रही है। अब अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा फिर तो, अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा, सीधा लिख रहा हूं कि सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। अब प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा तो डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं आएगा, बल्कि रेसेसिव फिनोटाइप आएगा। और अगर रेसेसिव फिनोटाइप आ रहा है मतलब ड्वार्फ आ रहा है। तो इस केस में, पहले केस में मॉडिफाइड एलील को क्या बोल रहा था? इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील।
लेकिन इस बार मॉडिफाइड एलील को क्या बोलूं, रेसेसिव एलील, क्योंकि वो रेसेसिव फिनोटाइप दे रहा है, तो इस बार मॉडिफाइड एलील को क्या बोलना होगा, रेसेसिव एलील। तीसरा केस, ऐसा भी हो सकता है कि मॉडिफाइड एलील ने ट्रांसक्रिप्शन से, केस नंबर 3, मॉडिफाइड एलील ने ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाया, आरएनए से कोई एंजाइम नहीं बना, याद है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, एमआरएनए में बीच में ही स्टॉप कोडॉन आ जाता है, तो एंजाइम बनेगी ही नहीं, तो कोई एंजाइम नहीं बन रहा, तो फिर से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। अब प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा तो फिर से रेसेसिव फिनोटाइप आएगा, मतलब फिर से ड्वार्फ आएगा, फिर से ड्वार्फ आ रहा है। तो केस नंबर 2 और 3 मैं बोलूं मॉडिफाइड एलील को रेसेसिव एलील, क्योंकि क्या दे रहा है वो, रेसेसिव फिनोटाइप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि केस 1 में मॉडिफाइड एलील जो है वो इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के, अनमॉडिफाइड एलील के, केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 और 3 में, केस 2 एंड 3 में क्या बोलूं कि मॉडिफाइड एलील जो है इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। हां बिल्कुल रेसिसिव एलील बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अनमॉडिफाइड एलील के बराबर नहीं है। क्या कहते हो भाई? अब चलिए सुनिए ध्यान से। तो मॉडिफाइड एलील ये कर सकता है, मॉडिफाइड एलील क्या कर सकता है, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना सकता है, और अगर ऐसा किया तो रिएक्शन तो होगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिनोटाइप वही आएगा जो पहले आ रहा था। तो इस केस में मॉडिफाइड एलील को बोलेंगे इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। और ऐसे इक्विवेलेंट एलील बनते रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि बना भी कि नहीं, क्योंकि फिनोटाइप पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन केस 2 और 3 में जब मॉडिफाइड एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या कोई एंजाइम ना बनाए, तब रेसेसिव फिनोटाइप आता है। रेसेसिव फिनोटाइप कब आता है, जब नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या कोई एंजाइम ना बने। इन दोनों केस में मॉडिफाइड एलील को नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील बोलेंगे, इक्विवेलेंट नहीं है। एक और चीज एनसीईआरटी बहुत गहरी बात करती है। एनसीईआरटी कहती है कि जब मॉडिफाइड एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या नो एंजाइम बनाए तो फिनोटाइप बदलेगा नहीं बदलेगा? एनसीईआरटी कहती है बदल सकता है। बदलेगा बोलो सर, बदल सकता है क्यों बोल रहे हो? बोला ना एनसीईआरटी बहुत गहराई वाली बात करी है। देखो जरा, ओ भाई थोड़ा उसको लॉक करके रखो, इधर ध्यान दो। मैं ये बोल रहा हूं एनसीईआरटी बहुत दूर की बात करी, क्या बात करी है सुनना जरा। मान लो पौधा था कैपिटल टी, सही है, तो ये एक कैपिटल टी में हो गया म्यूटेशन, सही है, तो ये कैसा बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। माना कि एक स्मॉल टी ऐसा हो चुका है, स्मॉल टी क्या कर रहा है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, या नो एंजाइम बना रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी तो एक कैपिटल टी बोले तो अनमॉडिफाइड एलील है ना, वो तो नॉर्मल एंजाइम ही बना रहा है, रिएक्शन भी करा रहा है, और फिनोटाइप डोमिनेंट ही आएगा। तो इस केस में क्या फिनोटाइप पर बदलाव आया? नहीं आया। अगर तो में से एक ही एलील ऐसा कर रहा है, नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बना रहा है, फिर तो फिनोटाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही वो नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बना, लेकिन दूसरा तो है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय अनमॉडिफाइड एलील। बोले तो डोमिनेंट एलील ही तो फिनोटाइप डिसाइड करेगा। लेकिन अगर दोनों कैपिटल टी में म्यूटेशन हो गया, दोनों कैपिटल टी में म्यूटेशन हो गया, दोनों स्मॉल टी बन गए, तो अब दोनों स्मॉल टी बन गए,
अब दोनों स्मॉल, ये कैसा आ रहा था, टॉल आ रहा था ना, लेकिन अब अगर दोनों स्मॉल टी बन गए तो दोनों के दोनों नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम बना रहे हैं, तो फिर तो डॉर्फ ही आएगा। अब फिनोटाइप बदल गया, बदला या नहीं? तो एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखे मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर मॉडिफाइड एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या नो एंजाइम बनाए तो फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड। तो मे बी का ये एक्सप्लेनेशन है कि एक ही एलील मॉडिफाई हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा फिनोटाइप, दोनों पर होगा तो असर पड़ेगा। और फिनोटाइप कौन डिसाइड करेगा? डोमिनेंट एलील बोले तो अनमॉडिफाइड एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में। एनसीईआरटी फिर आगे बोलती है कि अनमॉडिफाइड एलील डोमिनेंट एलील होता है क्योंकि डोमिनेंट फिनोटाइप देता है। मॉडिफाइड एलील ये होगा पता भी नहीं चलता है। तो आपको देखने को क्या मिलेगा? मॉडिफाइड एलील जनरली रेसेसिव। मॉडिफाइड एलील जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा? रेसेसिव एलील। अरे वो बना तो सही लेकिन पता ही नहीं चला आपको। तो मॉडिफाइड एलील जनरली क्या है? रेसेसिव। और अनमॉडिफाइड एलील क्या है? डोमिनेंट। आज पता चल गया रेसेसिव फिनोटाइप क्यों आता है, डॉर्फ क्यों आता है? क्योंकि नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाने लगते हैं वो, या कोई एंजाइम नहीं बनाते। समझ रहे हैं? अब बढ़ो 76 का लास्ट पैराग्राफ, 77 का फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से पढ़ना शुरू करो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से पढ़ना स्टार्ट करें। 76 का लास्ट पैरा और 77 का फर्स्ट पैरा। अरे जीन को ही एलील कहते हैं, हर जीन दो तरह का है, हर जीन दो तरह का है, डोमिनेंट और रेसेसिव, उन्हीं को एलील कहते हैं। कुछ अलग तो नहीं लिखा है, वही लिखा है। देखो मैंने, आप इसको लिख जरूर ले, ठीक है, लेकिन बात समझे मेरी। लिखने के बाद अंत में ये भी लिख लेना कॉपी में। मैं ये चाहता हूं जब भी ये पेज पढ़े नोट से, सामने एनसीईआरटी होनी चाहिए। अकेले अलग अलग ना पढ़े दोनों को, नहीं तो आधा ही समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी भी सामने रखें और ये रखें, समझ में आएगा पूरा का पूरा। ठीक है? हाँ बोलो क्या बच्चे? एक में अगर चेंज हुआ तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा, बस बिल्कुल। हाँ, कभी नहीं होगा। मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड हमेशा डोमिनेंट एलील होगा। एनसीईआरटी पढ़ा तूने? मॉडिफाइड एलील में लिखा जनरली रेसेसिव, लेकिन अनमॉडिफाइड में जनरली नहीं लिखा है, लिखा अनमॉडिफाइड डोमिनेंट होता है। अभी मैंने शुरुआत में क्या बोला कि जो एलील पहली बार आता है वो हमेशा पहले डोमिनेंट एलील आता है, तो अनमॉडिफाइड हमेशा डोमिनेंट एलील होगा। ठीक है, कंप्लीट करें, आपके पास 4 से 5 मिनट है, खत्म करें इसको, फिर मेंडल जी की बातें करते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं। हाँ भाई, नहीं बनेगा। अच्छा, डोमिनेंट था, दूसरा डोमिनेंट बन जाए, हो सकता है ऐसा, लेकिन वो रेयर केसेस है, हम जनरल केसेस की बात कर रहे हैं ना। डिवाइड कर दो, नहीं लोग मिक्स कर डालेंगे। केस 1, केस 2, केस 3। लिख, देख रहा हूं किस स्पीड से लिखता है, तो स्केल बस ना यूज करना। हाँ, किनारे रख स्केल को।
और धीरे लिखना है तो मॉड्यूल में लिख, एडजस्ट कर ले, मॉड्यूल में भी बना है डायग्राम। पहले अनमॉडिफाइड वाला लिखना, उस पार वाला, ताकि वो पहले हटेगा। हम्म। हाँ बोलो। बिल्कुल। रेसिव एलील वो है जो जिसके कारण रेसिव फिनोटाइप है ना। और रेसिव फिनोटाइप कब आएगा? जब नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या कोई एंजाइम ना बने। नहीं। व्हाट इज डॉर्फ? एब्सेंस ऑफ टॉलनेस इज डॉर्फ। डॉर्फ बनाने के लिए कोई प्रोटीन नहीं होती है। हाँ, तो एब्सेंस ऑफ मेलेनिन इज ब्लू। वो तो इंसानों में नहीं है, अलग लोगों में। वो तो दूसरे और उनमें तो टेपटम, ल्यूसिडम और पता नहीं क्या क्या होता है ना, दूसरे एनिमल्स में। ये मे बी अफेक्टेड का एक्सप्लेनेशन है, ये इधर जो बना है ना दो बॉक्स। क्या? जो शुरुआत में होता है उसी को कहते हैं वाइल्ड या ओरिजिनल। जिसमें कहानी जहां से शुरू हुई वो वाइल्ड होगा या ओरिजिनल होगा या अनमॉडिफाइड होगा। कुछ पूछा जाए, खाली बैठे और टाइम पास करते अपन को, कुछ बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अरे तेरे पड़ोस वाले को बोल रहा हूँ। अच्छा, देख ले, फंसा दिया ना। यही है दोस्ती। हाँ। हाँ ठीक है, जल्दी करो, लिख ले, जल्दी लिख।
तो उधर लिखे ना बॉटम में, अगर केस 2 और 3 दोनों एलील में हो गया तो रेसेसिव फिनोटाइप आ जाएगा, एक में हुआ तो फिनोटाइप रेसेसिव नहीं आएगा, फिर डोमिनेंट ही आएगा। हाँ भाई, कभी नहीं होगा, पहले डोमिनेंट ही आएगा, है ना। कोई नया एलील आगे कैसे पता चलेगा, जब वो एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस तो डोमिनेंट एलील ही करेगा, तो पहले डोमिनेंट एलील आएगा, बाद में म्यूटेशन से रेसेसिव बनेगा। म्यूटेशन से आया है, शुरुआत कैपिटल आर आर से हुई थी, बाद में म्यूटेशन से स्मॉल आर बना, एक में बना तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, दो में हुआ तो फिर स्मॉल आर आर हो गया। सही है, ठीक है। अब खत्म करें, मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूं, बस हो गया। अरे हेडिंग चेंज कर रहा हूं रे, हद करते हो। अब ये ना बोलना पूरा लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे सर हम तो। बेशर्मों की तरह चुपचाप लिखो। हाँ, मेंडलिज्म या मेंडेलियन जेनेटिक्स। सबसे पहले मैं मेंडल जी का बायोग्राफी 5 लाइन में बोलूंगा, 5 लाइन में उनकी बायोग्राफी बोलूंगा, 5 लाइन में से 2 लाइन नीट के लिए भी जरूरी है, बाकी 3 लाइन सिर्फ जीके के हिसाब से। हाँ। हम्म। नया, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या नो एंजाइम? बनने दे, लेकिन प्रोटीन नॉन फंक्शनल एंजाइम ही होगी, 2-4 अमीनो एसिड बदलने से प्रोटीन का नाम नहीं बदल जाएगा, वो डिफेक्टिव प्रोटीन कहलाएगी। हाँ ठीक है, लिखो। क्या है? ठीक है, लिखे जल्दी। बच्चे हेट्रोजाइगस की बात हो रही है, वो जब मे बी की बात आई तो हेट्रोजाइगस ही तो उठाया हमने पहले, तो हेट्रोजाइगस की बात हो रही थी। लिख ले, स्माइल कम कर। है, स्माइल करना चाहिए, लेकिन पढ़ लिख कर, है ना। स्माइल करते रहो, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करें, कुछ लोग लिख कर बैठ चुके हैं, जल्दी कंप्लीट करें अब। हम्म। मे बी अफेक्टेड वाला पार्ट का लिखा है ना, नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बने तो फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड, तो एक में चेंज हुआ तो फिनोटाइप पर चेंज नहीं आया, और दोनों पर चेंज हुआ तो फिनोटाइप पर असर है, वो है मे बी अफेक्टेड। हाँ, केस 1 हटा रहा हूं मैं बस। जल्दी कंप्लीट करें अब भाई, हाँ।
हाँ हाँ, बोलो भाई, स्टार्ट किया जाए। मेंडल का जीवन परिचय 5 लाइन में। ठीक है, मैं एक लाइन लिखकर फ्री करता हूं और इसके बाद फिर मिटाता हूं ये सारा। नहीं, क्या एक लाइन लिख रहा हूं, इसके बाद हटा रहा हूं। ठीक है, चलो काम तक करो। अच्छा सुनिए अब, सुनिए अब सभी। अगला टॉपिक आ गया है मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडलिज्म। 5 लाइन मैंने मेंडलिज्म के बारे में लिखा है, मेंडल जी के बारे में, जिसमें से सेकंड और थर्ड पॉइंट याद भी करना है आपको, बाकी जनरल नॉलेज की बात है। सुनिए पहला पॉइंट। ग्रीगर जॉन मेंडल was born on 22nd July 1822 at सिलेसिया विलेज। गांव सिलेसिया था, सिटी का नाम हाइंजेनडॉर्फ था, ऑस्ट्रिया कंट्री में इनका बर्थ हुआ। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनिए। 22 जुलाई को कभी आप गूगल पेज खोलेंगे ना, वॉल पेज जो होता है, उसमें आपको मटर मिलेंगे बने हुए। क्लिक करोगे तो मंडल जी के बारे में आ जाएगा, उनके ऑनर में रखा जाता है ये। दूसरी बात सुने, बाद में ये प्रीस या मॉन्क बन गए। प्रीस या मॉन्क मतलब पुजारी नहीं, पढ़ाने वाले। कहां? अगस्तीनियन मोनेस्ट्री में, जो कि कहां थी? एडब्रुन सिटी, ऑस्ट्रिया में। कुछ समय के लिए इन्होंने ये मोनेस्ट्री छोड़ी और चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ वियन्ना, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। किस लिए? टू स्टडी बॉटनी एंड फिजिक्स। डेडली कॉम्बिनेशन, बॉटनी और फिजिक्स पढ़ने चले गए। फिर लौट कर आए, वापस इस मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया। कुछ समय बाद ये इस मोनेस्ट्री के हेड बन गए। नियम यह था कि इस मोनेस्ट्री का जो हेड होते थे उनको टाइटल दिया जाता था ग्रीगर। एक्चुअली इनका नाम जॉन मेंडल था, लेकिन जब इस मोनेस्ट्री के ये हेड बने तो इन्हें टाइटल दिया गया ग्रीगर, और तब नाम हुआ ग्रीगर जॉन मेंडल। इस मोनेस्ट्री में एक गार्डन था जिसमें ये टहलने जाते थे। एक दिन टहलने निकले तो जमीन पर कुछ मटर के दाने मिल गए इनको, देख सीड मिल गए। उन मटर के दानों को उठाया इन्होंने तो देख, जब मैं बताऊं ना तो फिर कुछ नहीं बोलना है ना, जब नहीं बोलूं तो चलेगा। सुनो ध्यान से। उन दानों को इन्होंने उठाया और देखा कि कुछ सीड राउंड थे, कुछ रिंकल्ड थे।
तो इन्होंने बोला मटर तो मटर होता है, फिर ये दो तरह के क्यों हैं? यहां से इनकी क्यूरियोसिटी जगी कि ऐसा क्यों हुआ, और तब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी प्लांट में। ही परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट, या साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। 2n डिप्लॉयड है और 14 क्रोमोसोम है इसमें। कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? 7 इयर्स, 1856 से 1863। नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन कि कब काम किया, और ऑप्शन में था 1856 से 1863। रेंज वाला क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी में जो ईयर है वो जरूर याद करने हैं। ठीक है, 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया। 1865 में इनके काम को, इनके रिजल्ट्स को पब्लिश किया गया एक जर्नल में। जर्नल मतलब एक तरह की मैगजीन है जो कि जर्मन लैंग्वेज में थी। जर्नल में या मैगजीन में अपने काम को पब्लिश कराया। उस मैगजीन का नाम था जर्मन भाषा में नेचर फॉर स्कैंडर वेरिन। इस जर्नल में, इस मैगजीन में इनके काम को पब्लिश किया गया। बात आई इस मैगजीन का पब्लिशर कौन थे, पब्लिश कौन किया? तो दिस जर्नल वाज पब्लिश बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। तो ये पब्लिशर थे इस मैगजीन के। लेकिन इस मैगजीन में इनके काम को किस हेडिंग के साथ छापा गया? तो टाइटल ऑफ हिज वर्क या टाइटल ऑफ हिज पेपर, टाइटल ऑफ हिज वर्क या पेपर वाज एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस मैगजीन में इनके काम को छापा गया विथ टाइटल एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन 1865 में। लेकिन ये फेमस नहीं हुए, इनके काम को लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों? बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। Without recognition of his work, he died in 1884 due to a kidney disease, Bright's disease, जिसका टेक्निकल नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके कारण इनकी डेथ हो गई। डेथ के 16 साल बाद, 84, 16 साल बाद, मतलब 1900 में इनके काम को 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम करके रीडिस्कवर किया। तो अगली बात आती है, ध्यान से देखिए, अभी बाद में लिखने का काम, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की गई बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली। कब किया गया इनके काम की रीडिस्कवरी? इन 1900 रीडिस्कवरी हुई। 3 लोगों ने रीडिस्कवर किया। पहला नाम जो रीडिस्कवरी में आए वो थे कार्ल कॉरेंस। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मेज प्लांट में, एक्सपेरिमेंट किया था ऑन मेज प्लांट। इन तीनों ने क्या क्या किया मैं बता रहा हूं, सुन लो, फिर बाद में मैं लिख दूंगा। कार्ल कॉरेंस ने मेज प्लांट में काम किया। मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिए, हम फिर भी मेंडल से लॉ पढ़ते हैं। एक्चुअली मेंडल ने पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट मतलब जस्ट स्टेटमेंट, पोस्टुलेट दिए थे, स्टेटमेंट्स दिए थे। उन पोस्टुलेट्स को इन्होंने लॉ में कन्वर्ट किया। मेंडल ने दिया था पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, इन्होंने उसे बदल दिया इनटू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने दिया था पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसे इन्होंने बदल दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये काम था इनका। फिर दूसरा नाम रीडिस्कवरी में आता है ह्यूगो डी वरीज, जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे। हॉलैंड आजकल नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूगो डी वरीज हम सब जानते हैं, ओइनोथेरा लैमार्कियाना विंटर इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर काम किया। ह्यूगो डी वरीज का क्या कंट्रीब्यूशन था? इन्होंने मेंडल के काम को, उनके रिजल्ट को फिर से पब्लिश कराया एक नए जर्नल में, एक नई मैगजीन में, जिसका नाम था फ्लोरा। फ्लोरा नाम की मैगजीन में इनके काम को फिर से पब्लिश कराया ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में। 2 हो गए। तीसरा नाम है एरिक वॉन शेरमैक। शेरमैक में शुरुआत में टी है लेकिन टी साइलेंट है। तो एरिक वॉन शेरमैक ऑस्ट्रिया से थे और उन्होंने किसी स्पेसिफिक प्लांट पर काम नहीं किया था, उन्होंने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पर काम किया था। 3 लोग, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी वरीज,
एरिक वॉन शर्मैक, ये तीनों ने मिलकर मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। मैं यहां पर लिख दूंगा। लेकिन अब अगला मुद्दा जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो दो है। पहला कि ये जिंदा रहते पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए, इसके लिए हम एनसीईआरटी चलेंगे, थोड़ी देर में रुक जाओ भी। दूसरी वजह, दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना है कि जब इनके काम को पहचान लिया गया तो इनके रिजल्ट्स इतने सक्सेसफुल क्यों आए थे। दोनों पढ़ना है, लेकिन उसके पहले ये लिख लें, ये कंप्लीट कर दूं, इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ समझने का भी है। ठीक है, कंप्लीट करें। कार्ल कोरेंस कन्वर्टेड, देखो 5 पॉइंट ऊपर है, उनमें से थर्ड और फोर्थ जरूर पढ़ना है और याद करना है। जिसे मन ना करे बाकी पॉइंट ना लिखना, लेकिन थर्ड और फोर्थ जरूर लिखना है और जरूर याद करना है। ठीक है, चॉइस इज योर्स, लेकिन थर्ड फोर्थ जरूर याद करना है। बाकी ना याद करो चलेगा, कोई नहीं पूछेगा, थर्ड फोर्थ जरूर। कन्वर्टेड, कार्ल कोरेंस कन्वर्टेड two postulates of Mendel into two laws of heredity या two laws of Mendelism। पहला था A, law of segregation, दूसरा था law of independent assortment। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। law of independent assortment, दूसरा है ह्यूगो डी वरीज। ये ह्यूगो डी वरीज जो थे ये हॉलैंड से थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर काम किया और इसका कॉमन नेम जो है वो है विंटर इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। प्राइमरोज प्लांट। इन्होंने मेंडल के काम को रीपब्लिश कराया इन रीपब्लिश मेंडल्स वर्क या मेंडल्स रिजल्ट्स इन जर्नल फ्लोरा इन 1901। तीसरा एरिक वॉन शर्मैक, टी साइलेंट है, एरिक वॉन शर्मैक, ये ऑस्ट्रिया से थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कंप्लीट करें, फिर देखते हैं ये पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए, बाकी सारी बात है। हाँ, पोस्टुलेट बच्चे जनरल स्टेटमेंट होता है, जब उसे वेरीफाई कर लिया जाए तो फिर वो लॉ में कन्वर्ट होता है। अरे तो यही तो देखेंगे ना कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे, वो सब देखेंगे हम। अभी मैं बताऊंगा सारी बातें। उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स दिया था। स्टेटमेंट देना आसान है, उसे लॉ में कन्वर्ट करना मतलब वेरीफाइड होना चाहिए वो। हाँ, म्यूटेशन वाले हैं भाई, पूरा नाम सेम है तो वही हुए ना, ह्यूगो डी वरीज। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।
कंप्लीट करो भाई जल्दी। लिख लिया? ठीक है, कंप्लीट करें। रीडिस्कवरी कंप्लीट करें। हाँ, रीडिस्कवरी वाला पार्ट नहीं हटा रहा हूं, फटाफट कंप्लीट करें उससे। अरे लेना क्या है। हाँ ठीक है, खत्म करो इसको। और जो लोग लिख चुके हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 की आखिरी की 2 लाइन और 81 का फर्स्ट पैराग्राफ, ये पढ़ना है अपन को। यहां पर यह डिस्कस किया गया है कि मेंडल अपने सरवाइव करते हुए पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए, इनके काम को क्यों लोगों ने नहीं पहचाना। 4 रीजन दिए हैं, एक मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, जेन्युइन रीजन है इसलिए बताऊंगा, तो इसी बहाने मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। नहीं आप बोलोगे एनसीईआरटी पढ़ के सुना देते हो, क्या करते हो, है ना। ये कहां से सीखा है? म्यूटेशन हो गया इनके डीएनए में, धीरे धीरे डिफेक्टिव होता जा रहा है। देखो डीएनए म्यूटेट हो गया ना। ओके, पेज नंबर 80 एनसीईआरटी की आखिरी की 2 लाइन और 81 का फर्स्ट पैराग्राफ मैं बोलने वाला हूं, सभी ध्यान से अब सुने। पहुंच गई गाड़ी स्टेशन तक? हाँ, अरे कंप्लीट कर लिया देखो। अच्छा ठीक है, अब सुनिए। 80 की लास्ट की 2 लाइन आप खुद ही पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। वहां यही लिखा है कि मेंडल के काम को 1865 में, 80 की आखिरी की 2 लाइन, कि 1865 में मेंडल के काम को भले ही पब्लिश कर दिया गया, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला 1900 तक, मतलब जब तक रीडिस्कवरी नहीं हुई। क्यों नहीं मिला, उसके 4 रीजन एनसीईआरटी ने पेज 81 के फर्स्ट पैराग्राफ में दिए हैं। ऐसे दिया है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड फाइनली, 4 रीजन दिए हैं। तो वो चारों रीजन आगे मैं बताता हूं। पहला, देखो उस जमाने में कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, इसलिए इनके काम की पब्लिसिटी नहीं हो पाई। भाई उस समय फेसबुक जैसी चीजें नहीं थी, इंस्टा और ये सब, कि कुछ रील्स बना देते, कुछ लाइव आ जाते, फेसबुक लाइव आ जाते, पूरी दुनिया को बता देते कि मैंने ये काम किया है, तो पब्लिसिटी नहीं हो पाई।
आप नहीं होते तब, आप तो आज ही देख रहे होते, है ना। हाँ, वो बात अलग है, पिछले जन्म में अगर इंसान होते तो जरूर सुन लिए होते, जरूर थोड़े इंसान ही थे। अच्छा ठीक है, सुनो अब मेरी बात पूरी। तो और इनके साथ दुर्भाग्य ये हुआ कि इन्होंने अपना काम जर्मन भाषा में पब्लिश किया, और जर्मन पेपर कौन पढ़ेगा, जिसे जर्मन आती है, और जिन्हें जर्मन आती थी उनके पल्ले ना पड़ा, ये क्या कह गए। हो सकता है इंग्लिश में पब्लिश करते तो दुनिया में किसी कोने में किसी को तो कुछ समझ में आता। तो पहली वजह थी कि कम्युनिकेशन आसान नहीं था, इनके काम की पब्लिसिटी नहीं हो पाई। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट देते थे कि जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब जीन्स, जो फैक्टर्स होते हैं वो स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब लिख देना वही एनसीईआरटी में, इंडिपेंडेंट। फैक्टर्स क्या होते हैं, स्टेबल और डिस्क्रीट या इंडिपेंडेंट यूनिट, जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स या कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ठीक ही तो बोल रहे थे। फैक्टर या जीन क्या होता है, स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट यूनिट, जो कि कैरेक्टर को या ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इनके कंटेम्परेरीज ने इनसे पूछा, कंटेम्परेरीज मतलब उस जमाने के इसी फील्ड के लोगों ने पूछा कि नेचर में कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन ही क्यों अपरेंट है। यहां पर एनसीईआरटी ने यूज किया है, इसीलिए चैप्टर के शुरुआत में मैंने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बताया था आपको। कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब छोटा छोटा चेंज। तो इनके उसी जमाने के लोगों ने पूछा, ये बताओ नेचर में छोटे छोटे चेंज क्यों होते, बड़े क्यों नहीं होते चेंज। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो एलील्स हैं वो ब्लेंड नहीं करते। ब्लेंड का मतलब लिख देना, मिक्स। एलील्स मिक्स नहीं करते, इसलिए छोटे चेंज होते हैं, बड़े चेंज नहीं होते। सर कहना क्या चाह रहे थे ये ब्लेंड, और ये कैसे, क्या कहना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे, सुनो, कि देखो दो एलील हैं, एलील का पेयर है, ये एलील है, कैसा है ये, टॉल है। अगर एलील्स की ब्लेंडिंग होती, अगर एलील्स ब्लेंड करते तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों असर दिखाते। कैपिटल टी टॉलनेस लाने की कोशिश करता, स्मॉल टी ड्वार्फनेस। तो ये पौधा ना टॉल होता ना ड्वार्फ होता, बल्कि इंटरमीडिएट हाइट होता। तो फिर तो बड़ा चेंज आ गया ना, टॉल ड्वार्फ की जगह एक नया कैटेगरी क्रिएट हो जाता। तो वो ये कह रहे थे कि नेचर में छोटे चेंज हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है कि जो एलील्स हैं वो ब्लेंड नहीं करते। अगर ब्लेंड कर जाते, मिक्स कर जाते, फिर तो टॉल नहीं आता, फिर एक नई कैटेगरी आ जाती, इंटरमीडिएट हाइट। तो क्योंकि एलील मिक्स नहीं करते, इसलिए बड़े चेंजेस नहीं आते। ये बात उस जमाने के लोगों को समझ में नहीं आई। सच बोलूं ना तो मेंडल वर्क वाज अहेड ऑफ टाइम। यही काम उन्होंने 1900 के समय में किया होता ना तो लोगों को समझ में आ गया होता, लेकिन बहुत पहले ही बता दिया इन सारी चीजों को, तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो जहां पर ये लिखा ना, एलील डू नॉट ब्लेंड, रीजन बताया था फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन, वहां पर ये लिख दो ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, अगर ब्लेंडिंग होती तो एक बड़ा चेंज आ सकता था, इंटरमीडिएट हाइट, ताकि जब भी कभी पढ़ो इस टॉपिक को तो समझ में तो आए कि ये क्या कहना चाह रहे थे। तो ये बात उस जमाने के लोगों को नहीं समझ आई। 81 के फर्स्ट पैराग्राफ में ही है ये सब। सही है। पहली वजह क्या थी, पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। दूसरी वजह, लोगों ने पूछा कंटिन्यूअस वेरिएशन छोटा चेंज क्यों होता है, बड़ा क्यों नहीं होता है। तो इन्होंने बोला कि एलील ब्लेंड नहीं करते, मिक्स नहीं करते, इसलिए बड़े चेंज नहीं आते, छोटे चेंजेस ही आते हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। तीसरी वजह सुने, इन्होंने मैथमेटिक्स, इन्होंने, ये पहले हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना। बायोलॉजिकल फिनोमेना को समझाने के लिए पहली बार इन्होंने मैथ्स यूज की थी, और छोटी मैथ्स नहीं, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था।
वो टेबल के फॉर्म में नहीं बनाते थे, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दैट, फ्रीक्वेंसी मीन मीडियन, वो सब वाला, उस लेवल का मैथ्स। इवन ये a+b² फॉर्मूला भी यूज कर रहे थे। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कहां पर यूज हुआ था ये फॉर्मूला इनके थ्रू। इस लेवल की मैथ्स बता रहे थे 1865 के जमाने में, वो भी बायो वालों को। लोगों ने बोला बायो में हम मैथ फिट नहीं होने देंगे, एक्सेप्ट ही नहीं किया लोगों ने। सही है, तीसरी वजह। चौथी, ये बार बार बोलते थे कि फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट्स, फैक्टर इंडिपेंडेंट यूनिट है। लोगों ने पूछा बताओ कहां है ये, तो बताओ फैक्ट, अरे सारी थ्योरी आपकी फैक्टर पर बेस है, ये बताओ कहां है। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, नहीं बता पाए कहां होता है, होता भी है कि नहीं। लोगों ने बोला अच्छा ये बताओ किस चीज के बने हैं, हम ढूंढ लेंगे कहां है, नहीं पता। तो ही कुड नॉट से व्हाट दे आर मेड ऑफ, मतलब जिस पर आपकी पूरी थ्योरी बेस्ड है वो है भी या नहीं, कहां है नहीं पता, किस चीज का बना है ये भी नहीं पता, तो लोग कैसे मान लेंगे आपको। समझ गए? 4 हो गए एनसीईआरटी वाले, 5वां मेरे सुनो। देखो जिस समय इनका ये सब काम आया था दुनिया में, उस समय एक प्यारी सी कहानी आई थी दुनिया में, डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो पब्लिक के पास पढ़ने के लिए 2 चॉइस थी, या तो एक प्यारी सी कहानी पढ़ लें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या ऐसा कुछ पढ़े जो समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पसंद किया। तो वो जैसे होता है ना, 2 फिल्में एक साथ रिलीज हो जाएं, तो एक हिट होगी और एक फ्लॉप। तो डार्विन जी की कहानी हिट हो गई, इनकी फ्लॉप हो गई। तो 5वीं और आखिरी वजह जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं वो ये है, वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वहीं फर्स्ट पैराग्राफ के साइड में लिख लो, और भी वजह है, आपको इतना ही बहुत है। 5th वजह लिख दो, वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, वर्ल्ड वॉज बिजी विथ डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब सुनिए, अब हमें यह पढ़ना है कि इनके रिजल्ट इतने सक्सेसफुल क्यों थे। यह बात एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं है, मॉड्यूल में है, पेज नंबर 8 में। नहीं लाए हो तो भी और लाए हो तो भी, मुझे तो पता है ना क्या क्या लिखा है। मैं ये बोलना पसंद करूंगा कि यहां से सुन के जाओ, समझ के जाओ, मॉड्यूल है तो उसमें भी देख लो, घर जाकर इसे कॉपी में उठा लेना, कॉपी में लगा लेना, लिख लेना, ताकि देखो पेज नंबर 8 साफ साफ हेडिंग पढ़िए, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। 6 पॉइंट हैं, ABCDEF। ये जो E और F है आखिरी पॉइंट, ये एनसीईआरटी में है। कहां है मैं बता दूंगा जब E और F में पहुंचूंगा। अभी पहले 4 पॉइंट तो सुनिए ध्यान से, मेंडल के सक्सेस की वजह। पहली वजह सुने, पहली वजह ये थी, देखो कोई आपसे पूछे पहला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्लांट में किसने किया, तो मेंडल का नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेंडल के पहले भी कॉलर्यूटर ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराया था टोबैको प्लांट में। सर तो गार्डन पी पर तो पहला एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन वाला मेंडल ने किया, नहीं, गॉस और नाइट ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट में। कहने का मतलब मेंडल पहले नहीं थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने वाले। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। तो मुद्दा यह उठता है, फिर इन लोगों को इतने सक्सेसफुल रिजल्ट क्यों नहीं मिले जैसे मेंडल को मिले। तो चक्कर यह था, ये लोग एक समय पर ढेर सारे कैरेक्टर पढ़ते थे,
एक ही समय पर ढेर सारे कैरेक्टर पढ़ रहे, मान लो 1000 पौधे उगा लिए, अब उनके ढेर सारे कैरेक्टर पढ़ रहे हो, तो उन कैरेक्टर्स को, उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करना, असेंबल करना आसान बात नहीं है, ढेर सारे कैरेक्टर को। और मेंडल बहुत समझदार थे, एक समय पर एक या दो कैरेक्टर ही पढ़ते थे। तो अगर एक या दो कैरेक्टर पढ़ रहे हो और आपने 10,000 पौधे उगा लिए, पढ़ तो एक या दो कैरेक्टर रहे हो, तो 10,000 पौधों में आपको पढ़ना क्या है? पौधा टॉल है कि डॉर्फ है, एक कैरेक्टर हुआ। दूसरा मान लो हुआ वायलेट फ्लावर है कि व्हाइट फ्लावर है। तो 10,000 पौधे उगा लिए आपने, लेकिन पढ़ना तो इतना ही है। तो ये तो सारा रिजल्ट टेबल के फॉर्म में रखते थे। एक्सपेरिमेंट 1 इतने टॉल आए, इतने डॉर्फ आए, इतने वायलेट फ्लावर वाले आए, इतने व्हाइट फ्लावर वाले। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सारे रिजल्ट एक्सपेरिमेंट 1 2 3 ऐसे करके एक्सपेरिमेंट नंबर 10, ऐसे हर रिजल्ट को टेबल के, अरे यही तो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हो? टेबल के फॉर्म में तो सारे रिजल्ट लिखते हो। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक समय पर एक या दो कैरेक्टर पढ़ते थे, तो थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गए, और ज्यादा स्पेसिफिक हो गए तो टेबल के फॉर्म में अब सारे रिजल्ट कंपाइल कर सकते हो हर एक्सपेरिमेंट के। और जब सारे एक्सपेरिमेंट हो जाएं और एक ही जगह सारे रिजल्ट है, तो आप इनको कंपेयर करके कुछ रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो, रिजल्ट विड्रॉ कर सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए पहला पॉइंट भी बता दिया और डी पॉइंट भी बता दिया। देखना डी पॉइंट लिखा है, ही मेंटेन्ड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स। मतलब टेबल के फॉर्म में सारे रिजल्ट्स को रखते थे अपने सामने। इससे फायदा यह है कि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। समझ रहे हो? तो मैंने ए पॉइंट भी बता दिया, डी भी बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं बी पॉइंट। इनके सक्सेस की एक वजह यह थी कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट में काम किया। अब उसके फायदे क्या थे? पहला फायदा, गार्डन पी प्लांट जो था वो एनुअल प्लांट था और इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, 2 से 3 महीने की। तो अब 2 से 3 महीने में हजारों पौधे उगा लो। अरे 2 से 3 महीने में मान लो 10,000 पौधे उगा लिए, तो इतने कम समय में अब 10,000 पौधों की स्टडी कर पा रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो। तो कम समय में ढेर सारे पौधे की स्टडी और एनालिसिस 2-3 महीने में ही करके फ्री हो जाओगे। दूसरी वजह, गार्डन पी में ढेर सारे होते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग मतलब लिख लेना अपोजिट। ढेर सारे अपोजिट ट्रेड्स होते हैं गार्डन पी में, जैसे कि टॉल है तो फिर ड्वार्फ भी है, वायलेट फ्लावर है तो व्हाइट फ्लावर भी है, राउंड सीड है तो रिंकल्ड सीड भी है। सोचो टॉल का अपोजिट ना होता, सारे पौधे टॉल ही होते, तो फिर टॉल इंटू टॉल क्रॉस कराते, सारे टॉल आते रहते, फिर तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता, एक्सपेरिमेंट ही ना करते टॉल से रिलेटेड। तो ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिनके अपोजिट ट्रेड थे, इसीलिए तो क्रॉस कराया उन्होंने। पता है मेंडल ने 7 कैरेक्टर पढ़े थे, और 7 कैरेक्टर जो पढ़े तो उन सबके अपोजिट ट्रेट थे। अच्छा, तीसरी वजह, नेचुरली ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान जब सेल्फ पॉलिनेशन कराने की जरूरत होगी तो हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है, ये खुद ही कर लेगा सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि नेचुरली ये क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराने की जरूरत पड़ेगी तो हमें कुछ नहीं करना, वो खुद ही करेगा सेल्फ पॉलिनेशन। और सुनिए, आर्टिफिशियली जब हाइब्रिड बनाना होगा तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। आपने पढ़ा था इमैस्कुलेशन, बैगिंग, पढ़ा था ना? मैं भी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। मेंडल ने क्या किया था, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, डस्टिंग, वो सारी चीजें। समझ रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं नेचुरली ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है, तो जब सेल्फ पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये खुद ही करेगा। और आर्टिफिशियली हम क्रॉस पॉलिनेशन करा के हाइब्रिड बना सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है आर्टिफिशियली। अगला,
इजी टू कल्टीवेट, खेती करना आसान है, इसकी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, तो इजी टू कल्टीवेट, खेती करना आसान है इसकी। आखिरी पॉइंट, इसके सीड बड़े साइज के होते हैं, वो सीड बड़े साइज के होते हैं, इसीलिए 7 कैरेक्टर में से 2 कैरेक्टर के सीड के ले लिए थे, 7 कैरेक्टर में से 2 कैरेक्टर सीड के ले लिए थे, सीड कलर और सीड शेप। सीड कलर सीड शेप क्यों लिया सीड को पढ़ने के लिए? क्योंकि सीड साइज बड़ा था। हो गया? तो 3 वजह बता चुका हूं मैं। पहला तो ये था कि एक समय पर 1 या 2 कैरेक्टर पढ़ते थे। दूसरा, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते, मतलब पूरा टेबल के फॉर्म में सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रखते थे, तो सारे रिजल्ट सामने होंगे, तो कंपेयर करके आप कोई रिजल्ट विड्रॉ कर सकते हो। और गार्डन पी पर काम किया, जिसके ढेर सारे फायदे थे। सी पॉइंट बता रहा हूं, सी पॉइंट में लिखा है ही quantitatively analyzed the inheritance of qualitative character. He quantitatively analyzed the inheritance of qualitative character. ध्यान से बिल्कुल, जहां पर ये पॉइंट खत्म हो रहा है ब्रैकेट में लिख दो इन फॉर्म ऑफ रेशियो, फिर समझाता हूं क्या है। जहां पर ये सी पॉइंट खत्म हो रहा है ब्रैकेट में लिख दो इन फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, अब सुनो। अरे इन्होंने क्या पढ़ा था? स्टेम हाइट, पौधा टॉल है कि ड्वार्फ है, क्वालिटी। फ्लावर वायलेट है कि वाइट, क्वालिटी। ध्यान से इधर, फ्लावर वायलेट है कि वाइट, क्वालिटी। सीड राउंड है कि रिंकल्ड, ये भी क्वालिटी है। तो ये पढ़ क्या रहे थे? इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, मतलब जो भी कैरेक्टर इन्होंने पढ़े थे वो किससे रिलेटेड था? क्वालिटी से, क्वालिटेटिव कैरेक्टर पढ़ रहे थे। लेकिन एनालिसिस कैसे की? क्वांटिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब? अरे जो भी रिजल्ट आते थे ना, उसे ये रेशो के फॉर्म में रखते थे। रिजल्ट जो भी आते थे उसे रेशो के फॉर्म में रखते थे। तो रेशो के फॉर्म में रिजल्ट रख रहे हो मतलब कैसी एनालिसिस कर रहे हो? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ए बी सी डी 4 बता चुका, ई और एफ बता रहा हूं। ये जो ई और एफ है ना, ये एनसीईआरटी में भी है और यहां भी है। तो एनसीईआर नहीं, आप यहीं रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में कहा है ये बता तो तू। पेज नंबर 70 में 70। ओ ऐसे ही है, शुरुआत अपन को असेंबल करना होगा धीरे धीरे। पेज 70 में दिया, कहां दिया मैं बताऊंगा आगे, सुन लो। सुनो अब ध्यान से, इधर सुनो। जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे ना, 2-4 पौधों में एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, हजारों पौधों में एक साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। सोचो अगर 2-4 पौधों में एक्सपेरिमेंट करोगे और रिजल्ट सेम आएगा, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस है, यही बोलोगे। और क्या? 2-4 पौधों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और सेम रिजल्ट आ रहा है, तो आप बोलोगे कोइंसिडेंस हो सकता है। वो हजारों पौधों में एक्सपेरिमेंट करते और सब में एक जैसा रिजल्ट। अब आप इनके डेटा जो दे रहे हैं आपको, इन पर भरोसा कर सकते हो? इनके डेटा या रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, भरोसा बढ़ गया, हम मान सकते हैं कि बिल्कुल सही बता रहे हैं। यही था अगला पॉइंट। इधर his experiment had large sampling size. His experiments had large sampling size, मतलब ढेर सारे प्लांट से एक साथ सैंपल के फॉर्म में लेते थे, which gave greater credibility to the data he collected. पेज 70 में, पेज 70 में सेकंड पैराग्राफ 10वीं लाइन पर होगा ये। ऊपर से सेकंड बच्चे, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ 10वीं लाइन देखो। His experiment had large sampling size which gave greater credibility to the data he collected. लिखा है क्या? तो
इतने सारे प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करोगे और रिजल्ट एक जैसा आएगा तो अपन भरोसा कर सकते हैं। आगे सुनो, जिस भी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते थे, एक जनरेशन नहीं करते थे, कई जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करते थे, सक्सेसिव जनरेशंस तक एक्सपेरिमेंट करते थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, ऐसे कई जनरेशन तक पढ़ते थे। और सोचो हर एक जनरेशन में रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, तो हम क्या माने कि प्लांट जो मन कर रहा है वो कर रहा है, तुक्का कुछ भी चल रहा है, या प्लांट्स आर फॉलोइंग सम जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस? यही बोलेंगे। देखो पॉइंट लिखा होगा, ऑल्सो इन्फेरेंसेस, कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंसेस। इन्फेरेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, वही उसी के आगे लिखा है एनसीईआरटी में, कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस मतलब रिजल्ट्स। देखो क्या लिखा है, जिस भी टेस्ट प्लांट में काम करते थे सक्सेसिव जनरेशन तक करते थे, और उससे क्या पता चल रहा है कि प्लांट्स आर फॉलोइंग सम जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। कोई तुक्का नहीं है कि कुछ भी करे जा रहा है प्लांट, और इस तुक्के की जगह वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया, रेदर देन बीइंग एन अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया। अनसब्सटेंशिएटेड की मीनिंग लिख दो एनसीईआरटी में, अनवेरीफाइड। मॉड्यूल में मैंने लिख दिया है अनवेरीफाइड, एनसीईआरटी में भी लिख दो। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब है अनवेरीफाइड, रेदर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया। तो अनसब्सटेंशिएटेड मतलब अनवेरीफाइड, तुक्का। तो ये अभी जो पॉइंट बोला वो क्या है कि जब भी किसी प्लांट पर काम करते थे, कई जनरेशन तक काम करते थे, और हर जनरेशन में रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि प्लांट पक्का जो मन कर रहा है वो नहीं कर ले रहा है, प्लांट्स आर फॉलोइंग सम जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। ये वजह थी। सही है। तो जिंदा रहते क्यों पॉपुलर नहीं हो पाए वो भी बता दिया, और इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट इतने सक्सेसफुल क्यों थे वो भी बता दिया। अब अगली बात यहीं से स्टार्ट होगी कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर पढ़े थे। अगली क्लास में करते हैं, कल करते हैं। कल एक्चुअल जेनेटिक्स से स्टार्ट होगी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो ऑनलाइन वालों बस हो गया, बाय बाय।